नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं कस्तूरी देवी महाविद्यालय की तरफ से। हम बीए सेकेंड ईयर की ये क्लास है, बीए द्वितीय वर्ष की ये क्लास है। और देखिए, मैं अब जो हमारा टॉपिक है, हम अभी तक जो है सल्तनत काल को रीड कर रहे हैं, कैसे अरब आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया और अरबों का जो अधूरा कार्य था वह भारत में तुर्क थे, उन्होंने उस अरबों के अधूरे कार्य को पूरा किया। और तुर्कों में भी जो महमूद गजनवी था, गोरी था, उनके आने के पश्चात किस प्रकार से भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई, जिसमें गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभिक रूप से जो है सल्तनत काल को स्टेब्लिश करने में किस प्रकार से सहयोग दिया। और उसके पश्चात हमने इल्तुतमिश को पढ़ा। देखिए, मैंने आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसमें बताया था कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या माना जाता है। तो मैंने ये क्यों कहा था, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो हमारे ऐबक था, वो पूरे जीवन काल में दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया था और उसने अपना जो खलीफा था उससे मान्यता भी प्राप्त नहीं की। और उसने क्या उपाधि धारण की थी, मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। और जबकि हमारे यहाँ क्या था, इल्तुतमिश में क्या पढ़ाया मैंने, इल्तुतमिश में मैंने पढ़ाया 1229 में उसने इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने 1229 में खलीफा से अपनी सरकार का मान्यता प्राप्त कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि खलीफा कौन था। देखिए, जो खलीफा होता है, खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार से ईसाई जगत में पोप होता है, उसी प्रकार से जो मुस्लिम जगत है, मुस्लिम जगत में उसी प्रकार से जो खलीफा होता है वह धार्मिक गुरु होता है। और वह जो राजनीतिक मामलों का भी जो है उस समय राजनीतिक मामलों को भी वही देखता था, उसके द्वारा कहा गया प्रत्येक डिसीजन फाइनल होता था। तो चूंकि इल्तुतमिश एक गुलाम था और उसने 1229 में जो भी उसने प्रयास करके उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली। और खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली और उसने किसकी उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण की, और वह गुलामी से भी मुक्त हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए इतिहासकारों ने जो इल्तुतमिश है उसको अपना जो है सल्तनत काल का वास्तविक फाउंडर या संस्थापक माना है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने एक बहुत अच्छी परंपरा स्थापित की थी। ऐसा ही नहीं था, इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे कार्य किए थे, प्रशासन की दृष्टि से देखे, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखे, तो कुछ उसने ऐसी एक परंपरा डाली थी जिसके कारण से उसको सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो प्रशासन की दृष्टि से तो उसने क्या किया था, अपने जितना भी एरिया था, जितना भी साम्राज्य था, उसकी जितनी भी दूरस्थ इकाइयां थी, तो उनको उसने जो है एकता प्रणाली के माध्यम से केंद्र के द्वारा जोड़ा था। उनको उस यूनिट को उसने उसके द्वारा जोड़ा था। मैं लिखवा चुका हूँ सारा, मेरा जो इससे पहले का वीडियो उसमें देख लीजिएगा। वो ये रिपीट में देखिए थोड़ा रिपीट में इसलिए करता हूँ, 5 मिनट का जो एक समरी होता है उसमें क्या है, हम पीछे की जो क्लास है उससे लिंक बन जाता है और हम रिदम में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके पश्चात कल कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा था कि सर वो रिपीट का थोड़ा ठीक रहता है, तो ये भी एक कारण है। तो हमारा जो इल्तुतमिश है उसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है रुपया और टंका चलाया था, अर्थव्यवस्था को उसने सॉलिड किया था। और उसे जो है एक उत्तराधिकार के क्षेत्र में भी, उत्तराधिकार की बात करूं तो मैंने आपको बताया था उसने एक उत्तराधिकार की परंपरा डाली और उसने रजिया सुल्ताना, भारत की प्रथम महिला शासिका है, मुस्लिम महिला शासिका है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का गौरव प्राप्त है इनको, रजिया सुल्ताना, जो कि बहुत टैलेंटेड थी। इन रजिया सुल्ताना को उसने अपने ग्वालियर अभियान से आने के पश्चात उसने रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने जो उसके चांदी के जो सिक्के थे उन पे उसका नाम भी, टंके पे इसका नाम भी अंकित किया। तो रजिया सुल्ताना लिख लीजिएगा, रजिया सुल्ताना के बारे में अब हम बात करेंगे। तो रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। टाइम पीरियड है इसका 1236 से 1240। देखिए 1236 से 1240। और यह एक मात्र ऐसी शासिका थी जो दिल्ली की जनता के सहयोग से, रजिया सुल्तान थी, वो दिल्ली की जनता के सहयोग से शासिका बनी थी। रजिया सुल्ताना दिल्ली की जनता के सहयोग से शासिका बनी थी। देखिए, होता क्या है
इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो तुर्की अमीर वर्ग थे, चूंकि यह एक महिला थी, जो महिला को किसी भी प्रकार से वो अपने ऊपर स्थापित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि ये कट्टर जो तुर्क वर्ग था बड़ा कट्टर था, महिलाओं को का पूर्ण सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, किसी महिला का उसको उनके ऊपर शासन उनको बर्दाश्त नहीं था। ये वह मध्यकाल का टाइम पीरियड है, मैंने पहले ही कहा है मध्यकाल, इसीलिए इसको नाम दिया है मध्यकालीन। हम जब व्यवस्थाएं देखेंगे इसमें जो है ऐसी व्यवस्थाएं हमें कुछ ऐसी कुरीतियां देखने को मिलेगी जो मध्यकाल से जुड़ी हुई है, मध्य एशिया की जुड़ी हुई है। तो ये लोग किसी भी प्रकार से एक महिला शासिका को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, ऐसी स्थिति में इन्होंने रुकनुद्दीन को, जो इनका इल्तुतमिश का बेटा था, उसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया। और उस रुकनुद्दीन के समय इसकी माँ के हाथ में सत्ता थी, शाह तुर्कान थी, उसके हाथ में पूरी सत्ता थी। ऐसी स्थिति में उस शाह तुर्कान क्या एक दुराचारी और क्रूर महिला थी, जो दिल्ली की जो जनता थी बहुत ही अतिशीघ्र उसके अत्याचारों से दुखी हो गई। और दुखी होने के पश्चात एक दिन शुक्रवार के दिन, जुम्मे का जो दिन होता है, रजिया जो है लाल वस्त्र, अगर मुस्लिम में कोई न्याय की मांग करता है तो लाल वस्त्र पहन के वो जामा मस्जिद पे आई रजिया, और उसने अपने पिताजी की इच्छा दिल्ली की जनता के समक्ष रखी। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान को सहयोग दिया, प्रशासन ने सहयोग दिया, और जो दिल्ली का आम जो नागरिक था उसने रजिया सुल्तान को अपने क्या नाम एक्सेप्ट कर लिया, उसको रजिया सुल्ताना को शासिका एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की मुस्लिम महिला, प्रथम महिला शासिका कौन बनी, रजिया सुल्ताना। अब रजिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी प्रशासन को चलाने की। रजिया बहुत ही अच्छी हिम्मत वाली महिला थी, उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, और जो कोट और टोपा पहन के वह अपने जो अपना प्रशासन का दरबार था उसमें बैठती थी। लेकिन यह चीज अब तुर्की अमीर वर्ग को अखरने लगी। अब तुर्की अमीर जो वर्ग था वह इससे जो है रजिया सुल्तान से परेशान होने लगा या द्वेष रखने लगा। ऐसी स्थिति में रजिया के काल में राजतंत्र और तुर्की सरदारों के बीच असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कि रजिया के पतन का मूल कारण है। रजिया के पतन का मूल कारण है क्या, तुर्की जो रजिया के काल में राजतंत्र और तुर्की सरदारों के बीच में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इस असंतोष की उत्पत्ति ने रजिया के पतन को निश्चित कर दिया, क्योंकि वह इन सरदारों, अमीर सरदारों को संतुष्ट करने में नाकामयाब रही। और उसने क्या किया, इस स्थिति को संभालने के लिए जलालुद्दीन याकूत, ये एक जलालुद्दीन याकूत नामक जो है इसका तुर्की अमीर था, इसको अमीर आकूर, अशुशाला का प्रधान, इसको क्या बनाया इसने, जलालुद्दीन याकूत को अमीर आकूर का पद दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, अमीर आकूर का पद दिया, जो कि अशुशाला का प्रधान होता है। और इसको पर इसकी विशेष अनुग्रह था, या कुछ इतिहासकार इससे प्रेम संबंध होना मानते हैं। पर ऐसी स्थिति में जो तुर्की अमीर वर्ग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को, स्थिति उसके कंट्रोल में नहीं हुई, रजिया सुल्तान की स्थिति कंट्रोल में नहीं हुई, उसके खिलाफ जो है विद्रोह होता गया। और उसमें एक निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी, तुर्क सरदार था निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी, जो रजिया का कट्टर विरोधी था। और इन्होंने क्या रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और किसको, बहराम शाह को 1240 में उसको रजिया को अक्टूबर 1240 में रजिया की मृत्यु हो जाती है, और वो बहराम शाह को शासक बना देता है। अब रजिया की असफलता के बारे में कुछ बातें हैं, तो इसकी असफलता के बारे में दो प्रकार के हमारे पास जो है व्यू आते हैं, दो प्रकार के विचार है। एक विचार तो कहता है कि तुर्की अमीर सरदारों की वजह से रजिया असफल हुई थी, तुर्की सरदारों का विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से रजिया सुल्ताना असफल हुई थी। और एक विदेशी इतिहासकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्फिंस्टीन कहते हैं, एल्फिंस्टीन महोदय का मानना है, एल्फिंस्टीन जो है विदेशी इतिहासकार है हमारे, एल्फिंस्टीन महोदय का कहना है कि रजिया का उन्होंने पतन होने का कारण स्त्री होना माना है। वो कहते हैं कि यदि रजिया महिला नहीं होती तो वह उसकी गिनती जो है महान शासकों में की जाती। तो अधिकतर इतिहासकार इस बात को एग्री नहीं है, बट ये फिर भी वन वर्ड में आपने कभी पूछ लेते हैं किस महोदय ने रजिया के पतन का स्त्री कई बार पूछा हुआ है, तो
रजिया, यदि रजिया एक महिला ना होके पुरुष होती तो उसकी गिनती महान महान किसमें, सुल्तानों में या महान शासकों में की जाती। तो इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह का टाइम पीरियड आता है 1240 से 1242। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह के टाइम शासनकाल की एक मुख्य बात यह है, एक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, जो तुर्क अमीर वर्ग था, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जो कि इल्तुतमिश ने अपने सहयोग के लिए बनाया था। मैंने आपको उसका नाम भी बताया, तुर्कान चहलगानी या 40 दल का सदस्य। तो वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी रहा, उनके पतन में बहुत मुख्य भूमिका निभाई। तो यहाँ जो है उसका जो ये है भाई रजिया का, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह यह भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तुर्क अमीर वर्गों ने क्या किया, अपनी स्थिति को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने नायब ममालिक नामक एक पद का निर्माण किया। नायब ममालिक नामक नया पद बनाया इन्होंने, नायब ममालिक। अब यह क्या था, नायब ममालिक सुल्तान का संरक्षक था, सुल्तान के नाम पे प्रत्येक शक्ति का वह उपयोग करता था। सुल्तान नाम मात्र का सुल्तान रह गया और यह क्या बना, नायब ममालिक। तो नायब ममालिक सुल्तान का संरक्षक था। और पहला यह पद किसको दिया, पहला जो पद दिया यह एतिगिन नामक व्यक्ति को दिया, एतिगिन को दिया। एतिगिन जो था पहला नायब ममालिक था और यह वह व्यक्ति था जिसका रजिया के पतन में महत्वपूर्ण योगदान है। एतिगिन का सबसे प्रमुख तुर्की सरदार था और रजिया के पतन में इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था। फिर आगे हम बात करते हैं, तो पहला हमारे अगर सल्तनत काल का पहला नायब ममालिक कौन हो गया, एतिगिन, मलिक एतिगिन हमारा पहला हो गया। आगे बात करते हैं, इसके इतना ही था। बहराम शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 टाइम पीरियड है इसका, नासिरुद्दीन महमूद बनता है। नासिरुद्दीन जो महमूद के साथ जो है एक उदार हृदय का व्यक्ति था और यह खाली समय में कुरान की नकल करता रहता था। यह खाली समय में क्या करता रहता था, कुरान की नकल करता रहता था। और सिराज ने अपनी किताब तबकात नासिरी इसी को समर्पित किया है। देखिए सिराज हमने पढ़ा था सोर्सेज में, ताजुद्दीन सिराज की किताब का नाम है तबकात नासिरी। और तबकात नासिरी किसको समर्पित है, नासिरुद्दीन महमूद को। और नासिरुद्दीन महमूद की अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, नासिरुद्दीन महमूद की एक इम्पोर्टेंट बात है वह कर लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब ममालिक कौन बना, नायब ममालिक कौन बना, बलबन। और बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल में, बड़ा क्वेश्चन इल्तुतमिश और बलबन में अथवा में आता ही आता है। तो बलबन नायब ममालिक बना। बलबन जो था वह नासिरुद्दीन महमूद के समय में क्या था, नायब ममालिक के पद पर था और वह सुल्तान की सारी शक्तियों का उपयोग खुद ही करता था। सुल्तान की सारी शक्तियों का उपयोग क्या करता था, बलबन स्वयं करता था। बलबन इसके सुल्तान के नाम पे जो उसकी सुल्तान नाम मात्र का व्यक्ति था। और 1265 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन स्वयं अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है और वह सल्तनत काल का जो है नेक्स्ट सुल्तान बनता है। तो देखिए ये मैंने आपको आज जो है हमने रजिया के बारे में बात की। मैंने किस प्रकार से बताया, किस प्रकार से रजिया सुल्ताना दिल्ली की जो जनता थी उनके सहयोग से वह शासिका बनती है और भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका को किस प्रकार से तुर्क विद्रोही थे, किस प्रकार से उसके पिता ने एक 40 दल का निर्माण किया था और वह उसके पिता को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि वह एक महिला थी तो महिला होने के नाते उस वर्ग ने उसको सपोर्ट नहीं किया और उनके असंतोष के चलते एक महान शासिका जो उसमें बहुत जबरदस्त योग्यता थी, उसकी कई इतिहासकारों ने तारीफ की है। उसकी तलवारबाजी बहुत जबरदस्त थी, उसके जो प्रशासन था, चलाने का तरीका था वह भी बहुत उम्दा था। उस काल में उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया जो कि एक बहुत सराहनीय और साहसी कदम था। किंतु इन सब बातों का क्या हुआ, तुर्की अमीर वर्ग पे नेगेटिव प्रभाव पड़ा, उन पे उल्टा प्रभाव पड़ा और वो लोग उसके विपरीत हो गए। तो कल देखिए ये आज हमने जो है रजिया
रजिया को पढ़ा है, रजिया को पढ़ा, अब कल हम बलबन पढ़ेंगे, तो बलबन को आप पढ़ के आइएगा। और आप सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, तो जो भी वीडियोस आएंगे तो वो आपको हमारे उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।